हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आरआरबी, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी हैं और 15 अप्रैल से आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक तैयारी इसकी शुरू नहीं की है तो दोस्तों वो लोग तैयारी भी शुरू कर दें। और अगर कुछ लोगों को डाउट होता है कि तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिए और उन सारे क्वेश्चंस को लगाइए और समझिए कि क्वेश्चन किस तरह के और कहाँ से आते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो इसमें 3 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और जीएस, ये इन तीन ही से ही क्वेश्चन आते हैं। 35 क्वेश्चन मैथ, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन जीएस और जीके के। यानी कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो जीके और जीएस का होता है। तो स्टार्टिंग हम लोग जीके और जीएस से ही करेंगे। तो अभी तक हम लोग 2 प्रीवियस ईयर पेपर कवर कर चुके हैं और दोनों के हम लोगों ने 50-50 जो क्वेश्चन जीके के थे वो कवर कर लिए हैं। और आज हम लोग तीसरा पेपर कवर करेंगे और उसके सारे 50 क्वेश्चंस को व्याख्या सहित दोस्तों कवर करेंगे। और दोस्तों, ये सिर्फ एसआई वालों के लिए नहीं, ये कांस्टेबल, क्योंकि जीके दोनों की लगभग एक ही जैसी है। तो एसआई और कांस्टेबल ये दोनों ही परीक्षार्थियों के लिए यूज़फुल वीडियोस हैं। तो हम लोग इसके 2 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 कवर कर चुके थे। 2019 का ये 5 जनवरी का पेपर है और आज हम लोग इसका शिफ्ट 3 जो है वो कवर करेंगे और इसके जितने जीएस के क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करेंगे। और आप लोग दोस्तों देख पा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे और इसके बाद दोस्तों हम लोग कांस्टेबल की बुक को भी कवर करेंगे। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हैं कि ये आज हम लोग शिफ्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समयांतराल कहलाता है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्रांति। संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच समयांतराल विश्रांति कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 यानी कि 79 के अंतर्गत संसद का उल्लेख है। संसद का गठन राष्ट्रपति एवं दोनों सदनों से मिलकर होता है। यानी दोनों सदन दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा, और जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, मेलबर्न। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार मेलबर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया शहर में 1956 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। यह दक्षिणी गोलार्ध में आयोजित होने वाला पहला ओलंपिक खेल भी था। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। तो भारत की जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है और भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी और वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और दोस्तों, इसकी एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन का आंसर है। तो ये व्याख्या के सारे पॉइंट्स को अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ें और इसके जो सन हैं वो अच्छे से दोस्तों पढ़ें, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोलस्क। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ मोलस्क है और इस संघ के जीवों में सिर, अंतरांग तथा पाद पाए जाते हैं और इनमें श्वसन गिल्स इनका जो श्वसन है वो गिल्स द्वारा होता है और इसके जीवों में आहारनाल पूर्ण विकसित होता है तथा रक्त रंगहीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों के माध्यम से होता है और सबसे बड़ा प्राणी संघ आर्थ्रोपोडा है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, क्षमा चाहूँगी दोस्तों, और उपसभापति यानी कि डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, 1921 में। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपसभापति के पदों का सृजन 1921 में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 93 यानी कि 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है और लोकसभा के भंग होने के पश्चात अध्यक्ष अपना पद पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता।
अगला क्वेश्चन है, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मोंटेवीडियो। फीफा द्वारा पहले विश्व कप का आयोजन मोंटेवीडियो यानी कि उरुग्वे में 1930 में किया गया। मेजबान उरुग्वे पहले फीफा विश्व कप का विजेता बना। फीफा विश्व कप विश्व में सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, स्टीफेन अभिक्रिया। नाइट्राइल और एस्टर का अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स गार का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर कोड 2010। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का प्रस्ताव पहली बार प्रत्यक्ष कर कोड 2010 द्वारा पारित किया गया और यह एक कर निरोध कानून है जो कर चोरी को रोकने के लिए शुरू किया गया था। आम बजट 2012-13 प्रस्तुत करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने गार के प्रावधानों का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथी अनुसूची के अंतर्गत। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। और भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियाँ हैं अनुसूचियाँ हैं दोस्तों? 12 अनुसूचियाँ हैं। और अगर मूल रूप से पूछी जाती हैं तो दोस्तों मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ पाई जाती थी, 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। और इसमें से देख लीजिए, दूसरी अनुसूची में दोस्तों जो विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्तों का है विषय, और तीसरी में शपथ का, और 7वीं में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, यानी कि जो 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, वो 7वीं अनुसूची में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32, यानी अनुच्छेद 32 के जरिए सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी की जा सकती है। और अगर दोस्तों उच्च न्यायालय की बात की जाए तो 226 तो अनुच्छेद 226 के जरिए उच्च न्यायालय में रिट जारी की जा सकती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है और डॉक्टर भीमराव ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के 2 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेषण, नंबर 5 अधिकार रक्षा। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर सुनवाई का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, थोरियम। मोनाजाइट मिट्टी में थोरियम खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। मोनाजाइट भारत में केरल के समुद्री तट पर पाई जाने वाली रेत में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मालिक। जूडो के खेल में डैन का अर्थ मालिक है और जूडो जापान देश का राष्ट्रीय खेल है। विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, अफ्रीका। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और इस झील से विषुवत रेखा गुजरती है, अतः विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। और विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया व केन्या की सीमा बनाती है। यह विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील और प्रथम स्थान पर सुपीरिया झील है। और दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप ही इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं भी गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, शब्द डेड बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्रिकेट। शब्द डेड बॉल क्रिकेट खेल से संबंधित है। डेड बॉल क्रिकेट में एम्पायरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला शब्द है। यह तब किया जाता है जब बल्लेबाज या गेंदबाज की टीम तैयार नहीं होती है लेकिन फिर भी गेंदबाज गेंदबाजी करता है और एक बल्लेबाज डेड बॉल को हिट नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्थापन दोष। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है और इसे
विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। फ्रैंकल दोष आयनिक दोषों द्वारा दिखाया जाता है, जहां जाली में एक छोटा आयन पर एक धनायन विस्थापित हो जाता है और एक अन्य अंतरालीय स्थल पर कब्जा कर लेता है। ऐसा दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनके धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर रहता है। अगला क्वेश्चन है, विसर्पी नदी, लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सबो झील। विसर्पी झील लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी को विसर्पी झील कहते हैं दोस्तों, कि बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में ऑक्सबो झील, गोखुर झील या छाड़न झील के रूप में विकसित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। वोल्गा और यूराल नदियां कैस्पियन सागर में गिरती हैं। यूराल नदी एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है और नीपर, निस्तर, डॉन, डेन्यूब नदियां काला सागर में गिरती हैं। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, द्रविड़। दक्षिण भारतीय भाषाएं द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित हैं और दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाएं हैं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्त रहित क्रांति। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन वर्ष 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था और इस आंदोलन का उद्देश्य धनी जमींदारों को भूमिहीन किसानों को अपनी भूमि का हिस्सा दान करने के लिए राजी करना था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वेल्ड्स। दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र वेल्ड कहलाते हैं और वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के घास के मैदान है। वेल्ड एक उपजाऊ क्षेत्र है जो मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का जो घास का मैदान है वो डाउन्स कहलाता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज होते हैं और अर्जेंटीना एवं ब्राजील में पम्पास। अगला क्वेश्चन है, वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, औसत त्वरण। वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन औसत त्वरण कहलाता है। किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की समय दर को वस्तु का त्वरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नैनार। शैव संप्रदाय को नैनार कहते थे और जो विष्णु संप्रदाय के लोग थे उनको अलवार कहते थे और जो बुद्ध के उपासक थे तो उन्हें बोधिसत्व कहते थे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को नैनार कहा जाता था। 7वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान नैनार ने दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। नैनार विभिन्न मूल के ब्राह्मण, हरिजन और कुलीन थे। वैष्णव संप्रदाय के संतों को अलवार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, अल-बरूनी ने। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। अल-बरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पेन। स्पेन देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है। स्पेन यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा और जिब्राल्टर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के द्वारा किया जाता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकीय मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इस संगठन की स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट।
हाइड्रोलिक लिफ्ट उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है और पास्कल नियम के अनुसार एक सीमित तरल पर लगाया गया बाहरी स्थैतिक दबाव सभी दिशाओं में पूरे तरल समान रूप से वितरित या प्रसारित होता है। अगला क्वेश्चन है सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 34। सैनिक कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संरक्षित है और इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है तो उस क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर इस अधिनियम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है निम्न खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लघु दौड़। ये कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लघु दौड़ कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। दौड़ 4 प्रकार की होती है, स्प्रिंट या लघु दौड़, मध्य दूरी की दौड़, लंबी दूरी की दौड़ और बाधा दौड़ एवं रिले दौड़। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस के खेल से निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टी। टेबल टेनिस के खेल से टी कौशल संबंधित नहीं है। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है और इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका दोस्तों ये ऐसा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है जब कौन सी सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि ये जरूर अच्छे से पढ़ना है कि कौन सी सूचकांक कौन सी संस्थान या कौन सी संस्था जारी करती है। तो ये एक बार पूरी लिस्ट जरूर देखनी है आपको। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा वित्तीय सलाहकार कार्यालय। थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक थोक व्यवसायियों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे गए और थोक में व्यापार किए गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है और यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य के संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर। भारत के हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर 2 राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के पास पार्वती घाटी में तथा वर्तमान में लद्दाख के पुगा घाटी में परियोजनाएं स्थित हैं और यह क्षेत्र पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था। अगला क्वेश्चन है घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों घोड़ों को दागने की प्रथा शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, लेकिन इसको फिर अकबर ने भी लागू किया था दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरसाप था और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था और इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। अगला क्वेश्चन है संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कैनाल किरणें। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कैनाल किरणें कहलाते हैं और कैनाल किरणों को एनोड किरणें भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों सूफी संप्रदाय से। सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से है। सिलसिला का अर्थ एक श्रृंखला जो गुरु और शिष्य के मध्य एक सतत कड़ी का प्रतीक है। चिश्ती सिलसिला भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित किया गया था और सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी।
अगला क्वेश्चन है, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शून्य। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है। वस्तुओं के एक दूसरे को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं और अनंत द्रव्यमान और अनंत घनत्व के कारण ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण अनंत है। अगला क्वेश्चन है, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फाइलोटैक्सी। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था फाइलोटैक्सी या पर्ण विन्यास कहलाती है। ऐसे पौधे जिनमें केवल एक पौधे पर केवल एक पत्ती होती है उसे कुंडली पत्ती व्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षमा चाहूँगी दोस्तों, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, 1861 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किया गया और इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया और इस अधिनियम के माध्यम से वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना निम्न में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना दिसंबर 2010 में पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी को प्रतिस्थापित करने के लिए हुई। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर सांविधिक निकाय है। FSDC की स्थापना का प्रस्ताव रघुराम राजन समिति 2008 के द्वारा किया गया था और यह वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने, अंतर्नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर यानी कि गरीबों के हित में कर कौन सा है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, प्रगतिशील कराधान। करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर यानी कि गरीबों के हित में कर प्रगतिशील कराधान कर है और प्रगतिशील कराधान से तात्पर्य है कि यदि किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि हो तो उसके कर में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है। तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, होली। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। यह हिंदू धर्म में का एक बड़ा पर्व है। होली को हिंदुओं के फाल्गुन मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और यह त्योहार अहंकार पर आस्था और विश्वास का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका दोस्तों, 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। यह स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है और आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कथकली। कथकली नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। यह केरल का एक नृत्य है। यह 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। परंपरागत रूप से कथकली के विषय धार्मिक गाथाओं और हिंदू महाकाव्यों पर आधारित थे। अगला क्वेश्चन है, गोम्बेयट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक से। गोम्बेयट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध कर्नाटक राज्य से है और गोम्बेयट्टा वृहद स्वरूप वाली कठपुतलियां यक्षगान पात्रों पर आधारित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार 14 वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह अधिनियम किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में रोजगार को प्रतिबंधित करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अस्थि। मानव शरीर में पाया जाने वाला अस्थि ऊतक सबसे कठोर अस्थिमय ऊतक कहलाता है और हमारे शरीर में हड्डियां जीवित ऊतक होती हैं जो कंकाल को बनाती हैं और यह शरीर को आकार और सहारा प्रदान करता है। यह शरीर के कुछ अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की।
तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीपी मंडल ने। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन वर्ष 1970 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। भारत के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने और उन वर्गों की उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है और मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 308,252 वर्ग किलोमीटर है। लगभग 77,462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन का विस्तार है और मध्य प्रदेश के पश्चात अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महमूद गवां। बहमनी राज्य महमूद गवां के शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था। महमूद गवां ने मलिक उल तुज्जर की उपाधि धारण की तथा बीदर में इस्लामी शिक्षा के लिए कई मदरसे खोले। अगला क्वेश्चन है, आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, 1398 में। आमिर तैमूर ने दिल्ली पर 1398 में आक्रमण किया था और आमिर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक नसीरुद्दीन महमूद था और तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। दोस्तों आज के क्वेश्चंस हमारे सारे कवर हो चुके हैं और इसके अगली वीडियो में हम लोग इसका अगला सेट पेपर कवर करेंगे। तो दोस्तों तब तक रिवीजन करते रहिए और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से एनालाइज करके उस टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर करते रहिए।